भारत के कॉरपोरेट इतिहास का वो दौर जब एक आदमी के इशारे पर भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी बदल जाती थी। वो दौर जब देश का प्रधानमंत्री हो या बॉलीवुड का महानायक, सहारा श्री के एक बुलावे पर सब कतार में खड़े होते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चकाचौंध, ये प्राइवेट जेट्स और ये अरबों का साम्राज्य किन पैसों से बना था? ये उन गरीब मजबूर बेसहारा लोगों के 10-20 रुपए इकट्ठे करके बने थे, जिन्होंने अपना भविष्य एक सहारे के नाम कर दिया था। आज की कहानी भरोसे के टूटने, कानून की सख्ती और एक ऐसे ईगो की है जिसने भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून को तिहाड़ की काल कोठरी तक पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार अनुरागी और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। कहानी शुरू होती है 1978 में गोरखपुर से। सुब्रत राय ने सिर्फ 2000 रुपए और एक लेम्ब्रेटा स्कूटर के साथ सहारा की नींव रखी। उनका मॉडल सरल था, पैरा बैंकिंग। उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जिन्हें बैंक घास नहीं डालते थे, मोची, नाई, रिक्शा वाले और वो गरीब मजदूर जिन्होंने कभी बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। सहारा के 12 लाख एजेंटों की फौज ने घर घर जाकर छोटी बचत जमा करना शुरू किया। देखते ही देखते सहारा इंडिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन गया। यानी रेलवे के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा कर्मचारी थे तो वो सहारा इंडिया था। जब जमीन पर पैसा बरसने लगा तो सहारा ने आसमान की ओर देखा और 1993 में लॉन्च हुई सहारा एयरलाइंस। यह उस समय की सबसे प्रीमियम एयरलाइंस में से एक थी। बोइंग विमानों का बेड़ा और वर्ल्ड क्लास सर्विस। सहारा श्री का रसूख इतना था कि उनका अपना एयर सहारा न केवल बिजनेस क्लास की शान बना बल्कि भारतीय आसमान का राजा कहलाने लगा। लेकिन बिजनेस की दुनिया बेरहम होती है। 2000 के दशक के मध्य तक एयरलाइंस बिजनेस में गलाकाट कंपटीशन शुरू हुआ। सहारा की उड़ान डगमगाने लगी। आखिर में 2007 में भारी दबाव के बीच सहारा ने अपनी एयरलाइंस को जेट एयरवेज के हवाले कर दिया। यह सौदा करीब 1450 करोड़ रुपए में तय हुआ था। यह सहारा के साम्राज्य में आई पहली बड़ी दरार थी, जो इशारा कर रही थी कि कैश का संकट शुरू हो चुका है। असली तूफान आया 2010 में। सहारा की दो कंपनियों यानी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मार्केट से पैसा उठाना शुरू किया। सेबी को गड़बड़ की बू आई। उन्होंने पूछा, ये पैसा किसका है, कहां से आया? सहारा ने कहा, हमारे करोड़ों छोटे निवेशकों का पैसा है। सेबी ने रिकॉर्ड मांगे। जवाब में सहारा ने 127 ट्रक भरकर दस्तावेज सेबी के दफ्तर भेज दिए। सेबी के अनुसार उन दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूंजीवादी अराजकता करार दिया और आदेश दिया कि सहारा 24,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज के साथ जमा कराए। सहारा का दावा था कि उन्होंने पैसा निवेशकों को लौटा दिया है, लेकिन कोर्ट को सबूत नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सुब्रत राय को पेश होने के लिए कहा, लेकिन सुब्रत राय, जिन्हें अपनी ताकत पर अटूट विश्वास था, पेश नहीं हुए। उन्होंने अपनी मां की बीमारी का हवाला दिया। कोर्ट का धैर्य जवाब दे गया। फरवरी 2014 में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पुलिस उनके लखनऊ स्थित सहारा शहर पहुंची। वहां जो हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। सुब्रत राय पुलिस के हाथ नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। 4 मार्च 2014 का वो दिन जब भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उनके चेहरे पर स्याही फेंकी गई, लेकिन कानून की स्याही गहरी थी। उन्हें अपनी रिहाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जमानत राशि जमा करने को कहा गया, जो वो नहीं कर पाए और सालों तक जेल में रहे। आज 2026 है। सुब्रत राय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विवाद आज भी जिंदा है। सरकार ने रिफंड पोर्टल शुरू किया, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा हिस्सा
आज भी कानूनी दांवपेच में फंसा है। सहारा की संपत्तियां, होटल और जमीनें बिक रही हैं, लेकिन वो 10 रुपए रोज बचाने वाला गरीब मजदूर निवेशक आज भी अपनी पासबुक लेकर उम्मीद लगाए बैठा है कि उसका पैसा कब मिलेगा। सहारा की कहानी हमें बताती है कि कॉरपोरेट जगत में भरोसा बनाना जितना कठिन है, उसे तोड़ना उतना ही आसान। यह भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की सबसे बड़ी सीख है। क्या आपको लगता है कि निवेशकों को उनका पूरा पैसा कभी मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।